हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड 2025 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के सब्जेक्ट को देखने वाले, जो हमारे क्लास 10th पे बेस होगा, जिनकी परीक्षा 25 फरवरी 2025 को आयोजित होनी है। और इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के एक सब्जेक्ट जिनका नाम जियोग्राफी है साथियों, यानी कि भूगोल के क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के क्वेश्चन को देखने वाले साथियों। और ये हमारा क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। और ये हमारा भूगोल के साथियों लास्ट पार्ट है। यू नो दैट कि हम भूगोल के जो है इससे पहले 2 वीडियो डाल रखे हैं और दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जियोग्राफी। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है जो हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, उनसे देख लेना। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 9835146164 पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, और या फिर हमें मैसेज करना, हम जो है पर्सनली इनको आपको सेंड कर देंगे। ध्यान रहे, दिस वन इज द लास्ट वीडियो ऑफ जियोग्राफी। इससे पहले हमने 2 वीडियो देख रखा था, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जियोग्राफी के कराए जाएंगे साथियों, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सफिशियंट है। सफिशियंट कहने का मतलब है जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जियोग्राफी से, भूगोल से बनते हैं, भूगोल से टोटल 17 नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मैप को अगर हटा दे तो टोटल 12 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कभी कभी 17 के 17 भी पूछ लिए जाते हैं बिना मैप वाले के छोड़ के। तो मान के चलो अगर आपका 17 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हाँ, एक आध प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हर साल नए नए जनरेट होते हैं, और कुछ प्रश्न इतने इजी होते हैं जिनको हमने कराया भी नहीं है। ठीक है, जैसे संसाधन किसको कहते हैं, संसाधन के कितने टाइप्स होते हैं, वो छोटा छोटा क्वेश्चन वो आपको खुद करना है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे परीक्षा में यहाँ से सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो झारखंड बोर्ड से रिलेटेड अपलोड होती है उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आइए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन साथियों। इससे पहले जो है हमने 10 क्वेश्चन जो है फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकंड वीडियो में हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न देखे थे, और ये हमारा थर्ड वीडियो है जो 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है। लिखो, पहला क्वेश्चन दिया गया, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर स्पष्ट करें। ये 2010, 19 और 24 में पूछा गया मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन किसको कहते हैं। तो लिखा गया परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर साथियों क्या है। लिखा गया परंपरागत स्रोत हम लोग बोलते हैं इन स्रोतों का भंडार सीमित है। परंपरागत हम लोग उनको बोलते हैं जिनका भंडार क्या है, सीमित है। जैसे साथियों कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनका भंडार क्या है, सीमित है। ठीक है, गैर परंपरागत उसको बोलते हैं साथियों जिनका भंडार जो है क्या नहीं है, सीमित नहीं है, यानी कि इसको जो है खत्म होने का टेंशन नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब साथियों कैसा है, ये गैर परंपरागत है। परंपरागत हम लोग उसको बोलेंगे साथियों जो जिनका भंडार सीमित है, जिनको जो है अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि जिनको हम लोग पुनः खत्म हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको दोबारा प्राप्त करने में हजारों साल लग जाएंगे, पेट्रोल खत्म होने पर हजारों साल लग जाएंगे। तो ये सब साथियों इसमें आ जाएगा परंपरागत में। और गैर परंपरागत कैसा है, नवीकरणीय स्रोत है। ध्यान रहे, अनवीकरणीय यानी कि एक बार खत्म होने पर दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता, नवीकरणीय यानी कि दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा एक दिन जैसे रात ढलती है फिर सुबह आ जाएगी साथियों। पवन ऊर्जा भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साथियों 12वां नंबर, बोला गया औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखे, यानी कि नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय 3 कारणों को लिखना। ठीक है, देखो लिखा गया साथियों, ये 2010, 2015, 18, 19, 20 इतना बार पूछा गया, तो सोच सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा गया उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। पूंजी को सबसे पहला क्या है, पूंजी। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई बड़े औद्योगिक केंद्र हैं क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति इन शहरों में रहते हैं। यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन, समझो क्या पूछ रहा है कि आखिर उद्योग कोई अगर अवस्थित करना चाहता है, लगाना चाहता है, तो मानव के वो 3 कारक क्या है जहां से वो उद्योग को लगा सकते हैं या उद्योग लगाने से उनको प्रभावित करते हैं, ये पूछा गया। तो सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ है साथियों, तो वो बोला गया कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई बड़े औद्योगिक केंद्र है क्योंकि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं,
ठीक है, वो इन्हीं शहरों में रहते हैं। दूसरा, यातायात की सुविधा, सड़क और रेल मार्ग का उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब ऐसे जगह पे कोई तो उद्योग नहीं लगाएगा जहां यातायात की सुविधा नहीं, सड़क नहीं हो, रेल मार्ग नहीं हो, तो सड़क और रेल मार्ग जहां है वहीं पे उद्योग लगाया जाता है। सरकारी नीतियां, सरकारी प्रोत्साहन का उद्योगों की स्थापना में विशेष स्थान रहता है, यानी कि सरकार अगर उसमें कोई मदद करती है तो उसमें जो है क्या रहता है साथियों, उद्योगों को लगाना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि, राजनीतिक स्थिरता, स्थान और प्रसिद्धि आदि भी किसी उद्योग के केंद्रीकरण में सहायक कारक है। यानी कि पर्याप्त मात्रा में साथियों भूमि भी होना चाहिए, राजनीतिक स्थिरता यानी कि कहीं पे उद्योग लगाने से ऐसा नहीं कि राजनीति में उथल पथल हो जाए कि यहाँ उद्योग क्यों लगा दिया। स्थान सही होना चाहिए और प्रसिद्ध स्थान भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे स्थान पे लगा लिया जहाँ पे कोई भी जो यातायात की सुविधा नहीं हो, रेल मार्ग की कोई उस स्थान को जानता ही नहीं हो। तो उद्योग को जो है लगाने के, अवस्थित करने के जो है तीन मानवीय कारक पता चल गया। लिखना कैसे, एक तो पूंजी हो गया, दूसरा यातायात, तीसरा सरकारी नीतियां। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। बोला गया साथियों, उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला उद्योग जो है करता है, तो 11, 14, 16, 19 4 बार पूछा गया। तो देखो कैसे प्रदूषित करता है, समझो जरा सा। आपको जैसे कि पता होगा साथियों कि उद्योग जो है क्या निकलता है, उद्योग से निकलता है वायु में धुआं, धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होगा। अपशिष्ट कचरा निकलता है जो जल को प्रदूषण करेगा, जल के साथ साथ साथियों किसको करेगा, भूमि को भी प्रदूषण करेगा। और क्या करेगा, उद्योग जहां लगेगा उससे बहुत ज्यादा साउंड निकलता है, तो उससे कौन सा प्रदूषण होगा साथियों, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो ये 3-4 प्रदूषण इससे होता है। तो आइए देखते हैं, लिखा गया उद्योग पर्यावरण को निम्न तरीके से प्रदूषित करते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस के अधिक मात्रा में उपस्थित वायु प्रदूषण के कारण है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, वायु प्रदूषण की उद्योगों से निकलने वाले धुएं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की अधिक मात्रा पाई जाती है, जो वायु में मिलने पर वायु को जो है दूषित करते हैं, जिसे वायु प्रदूषण कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। जल प्रदूषण साथियों, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। आप लिख सकते हो कि उद्योगों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट कचड़ों से जो है नदी जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल का प्रदूषण होता है। तीसरा साथियों भूमि प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाली गंदगी, कूड़ा करकट जो मुद्रा अनुपजाऊ हो, सॉरी जो मृदा अनुपजाऊ हो बनाता है, क्या बनाता है, मृदा अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण भूमिगत जमीन तक पहुंचकर उसे प्रदूषित करते हैं। ये बोल रखा है कि जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, वो फेंक दिया जाता है, तो उससे मिट्टी क्या हो जाती है साथियों, अनुपजाऊ होता है। वर्षा जल के साथ ये जमीन के अंदर चल जाते हैं, जिससे ये जमीन को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अगला है साथियों ध्वनि प्रदूषण, इससे ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। अनचाही ध्वनियां जो औद्योगिक तथा निर्माण कार्य जैसे जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, विद्युत ड्रिल, मोटर गाड़ियां एवं वाहन अधिक शोर उत्पन्न करते हैं, जो किसका कारण हो सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकते हैं। पता चल गया। अब एग्जाम में आपको पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में, वायु प्रदूषण किसको कहते हैं, तो नहीं पाओगे लिखने, इतना अच्छा से बता दिए कि वायु की गुणवत्ता में गिरावट को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में आपको लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाने वाले विभिन्न उपायों की चर्चा करें। पहला, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि उद्योग जो है प्रदूषण फैलाता है, कैसा कैसा प्रदूषण फैलाता है वो पूछा गया। अब बोला है कि उद्योग जो है प्रदूषण तो फैलाता है, यानी कि पर्यावरण को तो निम्नीकरण करता है, डाइग्रेडेशन कर रहा है, लेकिन साथियों उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके उपायों की चर्चा करने बोला। 2017, 12 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बोला गया उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखो, जल का न्यूनतम उपयोग और पुनः चक्रण, यानी कि जल का कम से कम उपयोग करना चाहिए जितना जरूरत है, और पुनः चक्रण यानी कि वेस्ट जो जल होता है उनको फिर से जो है फ्रेश करके फिर से यूज करना चाहिए। नदियों व जलाशयों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों का शोधित कर प्रवाहित करना, यानी कि बोल रहा है कि नदियों व जलाशयों में जो हम लोग गर्म जल है उनको और अपशिष्ट पदार्थों को शोधित करना, यानी कि उनको साफ सुथरा करके जो है फिर बहाना चाहिए। वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, यानी कि पानी जब वर्षा होती है तो उसका संग्रहण करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऊंची चिमनियों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, इतना नहीं लिख पाइएगा तो लिखना ऊंची चिमनियों का निर्माण करना चाहिए। ईंधन के रूप में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस का तथा जल विद्युत एवं गैर पारंपरिक
ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि कोयला का कम से कम उपयोग, तेल व गैस का उपयोग कर सकते हैं, या फिर विद्युत का प्रयोग करो, या फिर गैर पारंपरिक यानी कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है साथियों क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कम हो उसके लिए ध्वनि को अवशोषित, ध्वनि को खींच लेने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल आसान शब्दों में लिखाया गया है। अगला है साथियों, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण बताएं, यानी कि सड़क में आप परिवहन कर रहे हैं तो सड़क के परिवहन के किसी 3 गुण के बारे में पूछा गया साथियों, ठीक है, इनके बारे में जवाब देना है। तो देखिए ये 2018, 15 और 20 में पूछा गया, बोला गया है सड़क परिवहन के अपने विशेष गुण हैं जो रेल परिवहन से तुलना करने पर सामने आते हैं, यानी कि रेल परिवहन से अगर तुलना करेंगे तो हम लोगों को सड़क परिवहन के गुण के बारे में पता चलता है। बोलता है यह रेल परिवहन से कई बेहतर होता है क्योंकि यह बहुत अधिक लचीला होता है, इसके द्वारा आम निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंचा जा सकता है। बोला गया है कि सड़क परिवहन से हम लोग सबके आम निर्माता के घर तक पहुंच सकते हैं, छोटे छोटे घर तक पहुंच सकते हैं सड़क के द्वारा, लेकिन रेल के द्वारा नहीं पहुंच सकते। दूसरा, हमारे देश के बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे भी है जैसे कश्मीर, असम आदि जहां रेल अभी तक 9 के बराबर है, ऐसे स्थानों में सड़क परिवहन का विशेष महत्व है या महत्व और भी बढ़ गया, यानी कि सड़क परिवहन के जहां हम लोग दूर दराज गांवों तक पहुंच सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में पहुंच सकते हैं सड़क के माध्यम से। सड़क यातायात रेलों द्वारा लाए गए सामान को नियत स्थानों तक पहुंचाता है, यानी कि रेल जो सामान को लाता है वो सड़क परिवहन के माध्यम से, यानी कि सड़क के द्वारा ही हम लोग जहां पे पहुंचाने का वहां तक पहुंचाते हैं। आप आसानी से लिख पाओगे सड़क परिवहन के गुण क्या हो गए कि हम लोग व्यक्ति विशेष के घर तक पहुंच सकते हैं, सड़क जहां पे रेलगाड़ियां नहीं चल सकती है वहां पे बनाया जा सकता है, पुलों पर जो है दूरियां कम करने के लिए सड़क बनाया जाता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और बहुत धड़ल्ले से पूछा गया, देख सकते हो। बोला गया परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? 2012, 14, 16 और 19 में पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है। बोला गया परिवहन यानी कि यातायात साथियों, और संचार के साधन, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, बात करना, किसी से जो है फोन पे बात करना, व्हाट्सएप के द्वारा बात करना, कोई भी चीज के बारे में बताना, तो वो जो है संचार के माध्यम किसी भी देश के जीवन रेखा या जीवन जीने के लिए और अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर हमने बड़ा लिखा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट बन सकते हैं, आपको जितना भी लिखना उतने लिखिएगा, ठीक है। 3 नंबर में पूछे 3 पॉइंट, 5 नंबर में पूछे 5 पॉइंट लिख देना। देखो लिखा गया यातायात एवं संचार साधनों को किसी देश की जीवन रेखाएं कहे जाने के कारण यातायात के विभिन्न साधन जैसे सड़कें, रेलें, नदी मार्ग, तटीय जल मार्ग, वायु मार्ग, संचार के साधन जैसे डाक, तार सेवाएं, टेलीविजन और बेतार सेवाएं सचमुच देश की जीवन रेखाएं कहलाती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। संबंध बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए साथियों? संबंध बनाने के लिए। परिवहन के साधन देश के जीवन रेखाएं, परिवहन के साधन क्या? देश के जीवन रेखाएं, ये देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जोड़ते हैं तथा सभी स्थानों पर आवश्यक उत्पादों को पहुंचाने में सहायक होते हैं। कौन? परिवहन यानी कि यातायात, एक जगह से दूसरे जगह जोड़ेगा, जो आवश्यक सामग्री है उनको पहुंचाने में मदद करेगा। अर्थव्यवस्था का विकास, ये उद्योगों का कच्चा माल लाने तथा तैयार माल को रेलवे तथा सड़क द्वारा ढोने में सहायक होते हैं। तीसरा लिखा गया राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता। भारत एक विशाल देश है, परिवहन जाल विभिन्न जातियां, मतों, रंगों, धर्मों, भाषाओं के क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के क्या करता है? निकट लाता है, ठीक है। कौन लाता है? परिवहन। अगर मान के चलो कहीं परिवहन रास्ता ही नहीं है तो कैसे एक दूसरे के लोग निकट आएंगे? प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, यह बेहतर प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में मदद करते हैं, कहाँ? आने जाने में। बोला गया आगे बाजार से संबंध, संचार के साधन से व्यापारियों को अन्य व्यापारियों से संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं तथा परिवहन के साधन आवश्यक उत्पाद प्रदान करते हैं। युद्ध के समय इन साधनों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता, इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेवाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है और हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आता है। आपको पता होगा साथियों कि जो हमारे संचार के साधन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई घटना होती है, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है दुखद निधन हो गया 26 तारीख को, 26 दिसंबर को, तो हम लोगों के पास वो न्यूज पहुंचने में कितना समय लगा?
कुछ ही पल में हम लोगों को पता चल गया। लेकिन इससे पहले संचार जब नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो पता चलता 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद डाक द्वारा पता चला किसी लोग को या न्यूज़पेपर के द्वारा कि हाँ जो है 26 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, तब जाके हम लोगों को पता चलता। तो वो संचार है, तब तो हम लोगों को कोई भी चीज तुरंत पता चल जाता है। तो वही बोला गया था साथियों, ठीक है। अगला बोला गया सीमांत सड़कों की कोई 3 विशेषता बताएं या महत्व बताएं। सीमांत यानी कि सीमा, अंत, अंत जो है बिल्कुल अंतिम छोर पे जो सड़क बनेगी उनकी 3 विशेषता 17 में पूछा गया। ये बोला गया सीमांत सड़कों की 3 निम्नलिखित विशेषता। सबसे पहले इसने सीमा की सुरक्षा, सैन्य की आवाजाही, ठीक है, सेना की आवाजाही तथा सैन्य सामग्रियों की आवाजाही को सुगम बना दिया। सीमांत सड़क जैसे बॉर्डर की जो सड़कें उसने क्या किया, तो सुरक्षा में जो है प्रदान किया, सीमा की सुरक्षा, सेना की आवाजाही और सेना की जो सामग्री उनकी आवाजाही को क्या बना दिया, सुगम, आसान बना दिया। आगे बोला गया है इन सड़कों ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ा दी, यानी कि जहां पर्वतीय क्षेत्र है, जहां लोगों का आना जाना मुश्किल था, वहां भी अभिगम्यता बढ़ा दी, यानी कि आने जाने की सुविधा प्रदान कर दी। इन सड़कों ने सीमांत गांव और कस्बों को, यहाँ कस्बों होगा, ठीक है, सीमांत गांव और कस्बों को प्रमुख शहरों तथा नगरों से जोड़ा। सीमांत जो सड़कें हैं वो क्या किया, बहुत से ऐसे गांव हैं और जो कस्बा है जिनको क्या प्रमुख शहर और नगर से जोड़ दिया, ठीक है। अगला है साथियों गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। थोड़ा सा सुन लो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं भौगोलिक परिस्थिति का क्वेश्चन लगभग हर एक बार पूछ लिया जाता है। कभी गेहूं का पूछता है साथियों, कभी चावल का पूछ लेता है, ध्यान से सुनना, कभी गन्ना का पूछ लिया जाता है, या फिर कभी बोलता है एक पेय पदार्थ का बताओ, ठीक है। तो ये 4 में से एक जो है लगभग पूछा जाता है, ये सब कह सकते हो प्रत्येक साल इसमें एक ना एक पूछा ही जाता है। तो मैं चारों आपको करा देता हूं, ठीक है। चावल का हमने पहले वीडियो में करा दिया था, इसमें हम लोग गेहूं, गन्ना और एक पेय पदार्थ चाय का कर लेंगे। चलो देखते हैं क्या लिखना है। तो गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होगी, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या होगी, वो सबसे पहले जलवायु। जलवायु क्या है, गेहूं को ठंडा और शीतोष्ण मौसम पसंद है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे सकते हैं एक लाइन और, गेहूं रबी फसल में उगाई जाती है, कौन से, रबी फसल में, ठीक है। आदर्श तापमान अगर बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों में हल्की ठंड आवश्यक है, जबकि अधिक गर्मी से नुकसान हो सकता है। आपको पता है गेहूं कब लगाया जाता है, सर्दी के महीना में, ठंडे के महीना में, यानी कि रबी फसल है ये। ठंडा और थोड़ा सा शीत वाला मौसम चाहिए इसको। तापमान 15 से 25 डिग्री चाहिए, ज्यादा तापमान हो जाएगा तो नुकसान होगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, इसका मृदा जो है हल्की बलुई मिट्टी उपयुक्त है, कैसा, हल्का बालू वाला मिट्टी चाहिए, ठीक है, तब जो है बहुत अच्छा गेहूं उपज होगा। अगला बोला वृष्टि, वृष्टि यहाँ पे वर्षा होगा साथियों, ठीक है, वर्षा। गेहूं को मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, वृष्टि मतलब वर्षा ही होता है। गेहूं को कैसा वर्षा चाहिए, मध्यम वर्षा चाहिए, बहुत ही मतलब ज्यादा भी नहीं, बहुत भी कम भी नहीं। लेकिन बुवाई के समय ज्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए, जब गेहूं का जो है बुवाई करते हैं तो ज्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहां पे जो है वर्षा कम होती है वहां सिंचाई से भी गेहूं की खेती की जाती है। सिंचाई, संतुलित सिंचाई की जरूरत होती है, खासकर बुआई और फूलने के समय। जब बुआई की जाती है और जब गेहूं फूलता है तो उस समय जो है संतुलित सिंचाई चाहिए। अधिक पानी से जड़ें जो है सड़ जा सकती है, बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो क्या हो सकती है, जड़ सड़ सकती है, ठीक है। गेहूं को जो है साथियों 27 दिन बाद जो है पटवन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है रोपने के 27 दिन बाद, ये जनरल सा बात है। चलो अगला देखो बुआई और समय। बुआई जो है साथियों गेहूं की बुआई कब से कब तक की जाती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ज्यादा साथियों नवंबर दिसंबर में होता है क्योंकि ठंडा पड़ जाता तब, और कटाई इसको मार्च से लेकर मई तक के महीने में होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझे। चलो मैं छोटा सा ब्रीफ पॉइंट में बताओ। सबसे पहले क्या लिखना, जलवायु, कैसे जलवायु चाहिए साथियों, शीत वाली ठंडी जलवायु चाहिए, हो गया। दूसरा आपको लिखना ये रबी फसल है, कैसा फसल है साथियों, रबी फसल। तीसरा क्या लिखना है साथियों कि 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए, बिल्कुल। चौथा आपको क्या लिखना है, बलुई मिट्टी चाहिए, कैसा मिट्टी साथियों, बालू वाला मिट्टी। बस ऐसा पॉइंट बना के आप लिख लोगे, ठीक है, बलुई मिट्टी चाहिए। अच्छा पांचवा क्या चाहिए साथियों, बलुई मिट्टी के बाद क्या हम लोग पढ़े, तो वर्षा जो है इसमें मध्यम वर्षा चाहिए। अच्छा और हम लोग क्या पढ़े साथियों, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक बुवाई और मार्च से लेकर मई तक हम लोग क्या करते हैं, कटाई। बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा। चलो एक अंतिम अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक। पेय पदार्थ यानी कि पीने वाला, तो पीने वाला पदार्थ हम यहाँ पे चाय लेते हैं साथियों, कौन सा, चाय। चाय भी तो पिया जाता है। चलो बोला गया है चाय एक पेय फसल, 2022 में पूछा गया, चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है।
इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी एवं ढालू भूमि उत्तम होती है। कौन सी मिट्टी साथियों? लेटराइट मिट्टी। ये एक दो वर्ड आपको याद रखने होंगे। आप 10th में आ गए, अब आद भी नहीं रखोगे तो इतना तो नहीं होने वाला, टॉपर बनना है ना आपको, तो थोड़ा सा रखना होगा आपको। तो लेटराइट मिट्टी चाहिए और ढालू जमीन वाला, ठीक है। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है। चाय अगर खेती करेंगे तो कुशल यानी कि बहुत जानकार आदमी और सस्ता में श्रमिक मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर महंगा मिलेगा तो फिर चाय की खेती संभव नहीं है। इसके लिए तापमान साथियों 20 से 30 डिग्री चाहिए। कितना? 20 से 30 डिग्री, ठीक है। वर्षा अगर बात करें तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना? 150 से लेकर 200। अगर पूछ ले चाय के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है, तो चाय सबसे ज्यादा भारत के केरल में उगाया जाता है। पूछ सकता है कि चाय सबसे ज्यादा किसमें, तो सॉरी असम में उगाया, माफ कीजिएगा, चाय सबसे ज्यादा असम में उपजाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर केरल। सबसे ज्यादा चाय किसमें साथियों? असम में उपजाया जाता है। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला बोला गन्ने की खेती के लिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इससे बाद हम भी एक दो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो पहले ये देख लेते हैं। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। गन्ना की खेती करना, तो गन्ने की खेती के लिए क्या होना चाहिए? तो जलवायु कैसा होना चाहिए? गन्ने को गर्म तथा आर्द्र जलवायु चाहिए, मतलब गर्मी वाला जलवायु चाहिए, ठीक है, और हल्का नमी रहना चाहिए। आदर्श तापमान बात करें तो 25 डिग्री से 35 डिग्री तक, यानी कि गर्मी में हो रहा है 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान चाहिए। वर्षा तो बात करें 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, और यह शुष्क जलवायु में सिंचाई के माध्यम से भी उगाया जा सकता है। इसके लिए साथियों बलुई चिकनी मिट्टी चाहिए। कैसा मिट्टी? बलुई चिकनी मिट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर बुआई की बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जाती है, लंबा टाइम तक चलता है, 6 महीना तक, अक्टूबर से मार्च तक बुआई। और इस फसल को होने में कितना? 12 से 18 महीने लगते हैं। कितना साथियों? 12 से 18 महीने। चलो ये चीज आप लिख लेना। ये था साथियों अंतिम प्रश्न जो आपने किया। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में बता दें जो आपको करने हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा एक दो प्रश्न पूछ ले साथियों। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिया साथियों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड बोर्ड पूछ सकती थी भूगोल से, वो सारे हमने आपको करा दिया है, चाहे वो बड़ा वाला क्वेश्चन हो चाहे छोटा वाला क्वेश्चन हो। हाँ, हमने पहले भी बताया कि एकाध क्वेश्चन जो है बनते हैं और हर साल नए जनरेट होते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। तो चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कर लेने हैं। रोपण कृषि किसको कहते हैं साथियों? वो आप चाहे तो पढ़ लेना, किसको कहते हैं? रोपण कृषि। दूसरा साथियों आप संसाधन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको संसाधन के बारे में बताया भी था, ठीक है। संसाधन के 3 प्रकार के होते हैं, मैंने 2 प्रकार, एक होता है अन्य। संसाधन के पहले प्रकार होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। दूसरा संसाधन होता है साथियों कौन सा? प्राकृतिक संसाधन। और तीसरा साथियों होता है मानव संसाधन। मानव भी क्या है साथियों? संसाधन भी। इससे पहले हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इसमें पूछ सकता है उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन, साम्यता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, विकास के आधार पर जो है इसके आधार पे क्या बोलते हैं ओनरशिप के आधार पे पूछ सकता है, मालिक के आधार पे कौन सा संसाधन, जैसे सार्वजनिक संसाधन, निजी संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, वो हमने लास्ट क्लास में आपको कराया भी थे, ठीक है। फिर पूछ सकता है नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, वो सब हमने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था। बाकी साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। जितने भी भूगोल से क्वेश्चन बन सकते थे जो इंपॉर्टेंट है 2025 परीक्षा के लिए, वो सारे प्रश्न हमने आपको कराया। ऐसे ही अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रश्न हमारे लगातार हो रहे हैं। अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। और अगर आप इन सारे प्रश्नों को करते हैं तो आप परीक्षा देने के बाद बहुत ही हैप्पी फील करोगे कि नहीं हमने बहुत अच्छा कंटेंट पाया था। साथियों इस वीडियो को यहीं एंड करें, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर जैक रैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ साथियों नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि घंटी जैसे कोई वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं। और साथियों वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किस वीडियो पे नया वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।